स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी की जो पीवाईक्यू सीरीज़ हमारी चल रही है उसी में हम ये आज 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आपने पिछले 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि पिछले 7 प्रैक्टिस सेट आप लोग कंप्लीट करके आएँ, तब इस प्रैक्टिस सेट पे आएँ। तो चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है हमारा, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो भूगोल का जनक जो है ये किसको माना जाता है, तो अरिस्तुनीज को जो है ये भूगोल का जनक माना जाता है। वहीं अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को वैज्ञानिक भूगोल का हम जनक कहते हैं। और थेल्स की बात करें तो थेल्स प्राचीन यूनानी थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ये थे थेल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, डैश भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग खोजा था ये एक पुर्तगाली व्यक्ति थे। और ये पुर्तगाली व्यक्ति कौन थे, तो ये वास्को डी गामा थे। कौन थे? वास्को डी गामा। ये पुर्तगाली व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। और इन्होंने खोज कब की थी, तो 20 मई 1498 को ये कैप ऑफ गुड होते हुए, कैप ऑफ ये रास्ता है समुद्र में, कैप ऑफ गुड होप होते हुए और इन्होंने पार किया और ये कालीकट पहुँचे थे। और कालीकट जब ये पहुँचे थे, ये पूछ लिया जाता है, कालीकट जब पहुँचे थे तो उस समय राजा कौन था, तो उस समय जो हिंदू शासक हुआ करता था ये जमोरिन था। जमोरिन उस समय यहाँ का कालीकट का राजा हुआ करता था। वहीं अगर हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1498 में जो अपना मुख्यालय या राजधानी बनाया था वो कोचीन को बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। और मेन इस प्रश्न से ये बनता है कि जो समुद्र में जब समुद्री मार्ग खोजते हुए वास्को डी गामा जब कैप ऑफ गुड होते हुए जब कालीकट पहुंचा, तब उस समय वहाँ का शासक कौन हुआ करता था, तो जोमेरन वहाँ का शासक हुआ करता था। और 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कोचीन हुआ करता था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और ये 2021 का प्रश्न पूछा गया था। वहाँ पे शायद से 2020 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पूछा गया था, लेकिन इसको मैंने 2024 के करंट अफेयर से रिप्लेस कर दिया है। तो 2024 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है भारत का, वो 39वें नंबर पर भारत आ चुका है। अगर हम महत्वपूर्ण इंडेक्सों की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है करंट अफेयर से, इम्पोर्टेंट इंडेक्स का। तो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो बात करें शांति सूचकांक की, तो शांति सूचकांक में भारत का रैंक कितना रहा, 116 शांति सूचकांक में भारत का रैंक रहा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक जो रहा वो 49वें नंबर पर भारत की रैंक रही। वहीं अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो भारत की रैंक इसमें 84वें स्थान पे रही। विश्व जीडीपी की बात करें तो विश्व जीडीपी में भारत 5वें नंबर की भारत की रैंक रही। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर बात करें तो भारत 105वें स्थान पर रहा। वहीं वर्ल्ड प्रेस यानी कि स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक देखें तो 159 रही, यानी कि 159 रही। कितने? 180 देशों में भारत की 159वीं रैंक रही वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, यानी कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है उसमें भारत की 159वीं रैंक रही। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो आप इस प्रश्न को आप आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हम पीवाईक्यूज करा देंगे तो उसके अगर इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न बनेगा तो आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट में आप उसे करने के लिए तैयार होंगे, अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर रखा है। तो ये प्रश्न हम आपको पूरा खिलाफत आंदोलन समझा चुके थे। प्रैक्टिस सेट नंबर शायद से मैंने 6 या 7 में इसको बताया था, और प्रैक्टिस सेट 7 में मैंने एक चीज़ गलत बोल दी थी, तो मैं उसका करेक्शन करना चाहूँगा, उसके लिए माफ़ी मांग चाहूँगा। कि जो आपका रोलट एक्ट आया था वो आपका 1919 में आया था। शायद से मैंने 1922 में उसको बता दिया था, लेकिन मैंने वहाँ पे बोला सही था, वो टिक गलत लग गया था। तो 1919 आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ये रोलट एक्ट वाला प्रश्न जो था। और इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में आपको पता ही होगा खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919 में ही शुरू हुआ। अली बंधु इसका नेतृत्व कर रहे थे। मोहम्मद अली और शौकत अली जो अली बंधु थे इसका नेतृत्व किया। और ये
खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि तुर्की में जो ओटोमन एम्पायर था उसे बचाने के लिए ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर बी होगा। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन के लिए एक आंदोलन था और 1922 में ये ओटोमन एम्पायर ख़त्म हो जाता है और उसी के साथ ये खिलाफत आंदोलन की समाप्ति हो जाती है 1922 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूदा लेखों की कुल संख्या कितनी थी? तो अगर हम संविधान की बात करें तो जब संविधान बना, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो मूल रूप से अगर संविधान देखा जाए तो जिसमें 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां और 22 भाग उपस्थित थे उस समय के हिसाब से। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखें तो 448 जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं जनवरी 2025 तक ये डेटा है, और 448 आर्टिकल वर्तमान समय में है, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और संविधान संशोधन ये आपके जनवरी 2025 तक है। 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान में जनवरी 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये आपको याद रखना है। मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। वर्तमान समय में 448 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग। जनवरी 2025 तक जो संविधान संशोधनों की संख्या है वो 106 संविधान संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं जनवरी 2025 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग स्टैटिक जीके के लिए परेशान हो रहे हैं तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक। इसमें 50 प्लस इंपोर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, रेलवे, एनटीपीसी, डिफेंस और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं और स्टेट पुलिस के, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, जिसमें भी स्टैटिक पूछा जाता है उसके लिए ये बेस्ट बुक रहने वाली है। इसमें 50 प्लस हमने टॉपिक कवर कर रखे हैं। 120 से 125 पेजों में इस बुक में पूरा स्टैटिक जीके का कंपाइलेशन है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग इसे खरीद सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है कि संघ के मंत्रिपरिषदों में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि संघ में जो मंत्रिपरिषद होता है इसमें कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो एक भारतीय संविधान में संशोधन किया गया जो 91वां नंबर का संशोधन था और 2003 में इसमें संशोधन किया गया। इसमें संशोधन किया गया कि कुल मंत्रियों की संख्या का 15% ही, जो लोकसभा में सदस्य होंगे उनका 15% ही मंत्री रह सकते हैं। मतलब जो कैबिनेट बनती है उसमें 15% ही मंत्री रहेंगे। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 से लाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% ही मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा और ये 91वां संविधान संशोधन 2000 लाया गया था। वहीं अगर हम आर्टिकल की बात करें, मंत्रिपरिषद से संबंधित 74 और 75 आर्टिकल दिए गए हैं आपके। 74 में बताता है कि मंत्रियों का गठन, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता का वर्णन इसमें दिया गया है। 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और उनके क्या कर्तव्य होंगे इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, यूआरएल क्या होता है। तो यूआरएल क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाले वेब पेज को हम यूआरएल कहते हैं। अगर हम यूआरएल की फुल फॉर्म की बात करें तो ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है ये आपका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग उपेक्षाकृत उच्चतम तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि भट्टियों में सामना करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है उपेक्षाकृत उच्च तापमान को नापने के लिए, यानी कि जो हाई टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। भाई अगर बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं, तो जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से नापते हैं। अमीटर से करंट यानी कि विद्युत धारा को नापते हैं और फ्लैक्समीटर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है उससे हम फ्लैक्समीटर से नापते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो ये आपका
प्रश्न जो पूछा गया था उसको मैंने करंट के प्रश्न से रिप्लेस किया है। और मैं आपको अभी जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी तो उस समय करंट के इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक बने हैं PYQs में उन्हीं के आधार पे हम आपको क्वेश्चन देंगे। तो अभी जब वो डेट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद हम ये करेंगे। तो वर्तमान में न्यायवादी कौन है, तो ये 2020 का पूछा गया था लेकिन हमने इसको करंट से रिप्लेस कर दिया है। तो ये जो है आपके R वेंकट रमणी वर्तमान में महान्यायवादी हैं। और इस आर्टिकल की चर्चा कि संविधान में किस आर्टिकल में की गई है, तो 76 में इसकी की गई है। और नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और पहले महान्यायवादी कौन थे, तो जो MS सीतलवाड़ थे। कौन थे, MS सीतलवाड़। MS सीतलवाड़ जो थे ये पहले न्यायवादी थे। और वर्तमान में आपको पता ही है R वेंकट रमणी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्ययंत्र संतूर से नहीं जुड़ा है, तो संतूर से अमजद अली खान, तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी। निम्न में से कौन सा व्यक्ति जो है वो संगीत वाद्य यंत्र संतूर से नहीं जुड़ा है, तो तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी ये तीनों के तीनों नाम जो है ये संतूर के साथ जुड़े हैं। वहीं उस्ताद अमजद अली खां का संबंध जो है ये आपका सरोद से है। वहीं अगर हम सरोद के अन्य नाम देखें तो अलाउद्दीन खां, दौलत खां, अमान अली और अयान अली ये आपके सरोद से संबंधित हैं। और संतूर से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इसमें कितने तार होते हैं, तो संतूर में जो तार होते हैं ये आपके 72 तार होते हैं। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण नाम है ये सरोद से और संतूर से। प्रिज्म के निम्न में से दो कोनों पर कौन से दो रंग बनते हैं, तो प्रिज्म में जो आपका बिबिग्योर का फॉर्मेशन होता है इनमें से जो टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे कौन से दो रंग बनते हैं ये पूछा गया है। तो प्रिज्म का पूरा फिनोमेना हम आपको बताते हैं। प्रिज्म जो होता है, सपोज ये करिए ये आपका एक ग्लास प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म हो गया। और यहाँ से जो है आपको वाइट लाइट तो शो होगी नहीं, आप इसी रेड लाइट को ही वाइट लाइट एज्यूम करेंगे। ये आपकी एक वाइट लाइट है, जब ये प्रिज्म के थ्रू निकलती है तो फिर ये बिबिग्योर का फॉर्मेशन होता है। किसका, बिबिग्योर का फॉर्मेशन होता है। और इसमें 7 कलर बनते हैं बिबिग्योर में। तो जो टॉप मोस्ट ऊपर पर होता है वो रेड होता है यानी कि लाल होता है, और सबसे नीचे जो होता है वो आपका वायलेट होता है यानी कि बैगनी होता है। तो ऊपर और नीचे के जो दो रंग बनते हैं ये कौन से होंगे, तो बैगनी और लाल इसका राइट आंसर होगा यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट होगा। वहीं अगर हम इसमें कलर की बात करें तो जो वायलेट होता है यानी कि बैगनी रंग जो होता है इसका प्रकाश अपवर्तन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। वहीं रेड का जो प्रकाश अपवर्तन होता है वो सबसे कम होता है। ये आपको याद रखना है। अगर प्रिज्म के कलर से पूछ लिया जाए कभी कभी फॉर्मेशन की कौन सा कलर नहीं बनता है, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, बिबिग्योर। कौन सी, बिबिग्योर आपको याद रखनी है। यहाँ से बनता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि दो कोनों पर कौन सा बनता है, तो वायलेट और रेड यानी कि बैगनी और लाल ये बनते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, ओपेक के सदस्य कितने देश हैं, तो ओपेक जो है ये ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं इनका समूह है। इसमें जो सदस्य देश हैं वो आपके 13 सदस्य देश हैं। अगर हम ओपेक की स्थापना की बात करें तो ये 14 सितंबर 1960 में ओपेक की स्थापना होती है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर और स्थापना कहाँ पे होती है, तो ये बगदाद में इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया यानी कि जो ये वियना में पड़ता है ऑस्ट्रिया, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अगले प्रश्न की बात करें हम तो अगला प्रश्न है हमारा, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो पाखल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा वारंगल में जो है पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपका। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा इंस्कोपोर की स्थापना के साथ में शुरू हुआ था। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत है जो इंस्कोपोर की स्थापना हुई थी तभी से ये शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1962 इसका राइट आंसर होगा यानी कि 1962। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वर्ष में शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था, तो पहला रेलवे जो विश्वविद्यालय खोला गया था भारत का वो बड़ोदरा गुजरात में पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया था। सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी नाम क्या होता है, तो सामान्य जो घरेलू मक्खी होती है इसका जो प्राणी नाम होता है वो मस्का
डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका ये घरेलू मक्खी का नाम होता है। अगला प्रश्न आता है, भारत में अशोक के शिलालेखों का सबसे पहला गूढ़ पुरालेख किस लिपि में पाया गया? तो अशोक के जो शिलालेख थे इसका गूढ़ पुरालेख जो सबसे पहले पाया गया ये आपका ब्राह्मी लिपि में पाया गया था। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न आपको करा चुके हैं। तो भारतमाला परियोजना है ये आपकी राजमार्गों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सीडैक पुणे द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो सीडैक पुणे के द्वारा जो योजना क्रियान्वित की जा रही है वो परियोजना जतन जो है इसकी शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी कि पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बीसीसीएल, ये आपका पीएसयू क्रम है। सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सेतु भारतम जो कार्यक्रम है भारत का ये 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा कोशिका। ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है और स्वतंत्र रूप से रहने के लिए सक्षम भी है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लिनक्स, मैक ओएस और यूनिक्स और ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी की ये मैक ओएस, यूनिक्स ये विंडोज़ के प्रोग्राम्स होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है 25वां नंबर प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा था? तो जॉन मैकार्थी जो थे वो एआई के शब्द के जनक कहे जाते हैं, जॉन मैकार्थी। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, बजरुद्दीन तैयब जी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर और दादा भाई नौरोजी। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दिया करें। और पिछले प्रश्न का हम आंसर देखते हैं। पिछले हमने प्रश्न पूछा था प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में हमने पूछा था कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? तो अवध साम्राज्य को डलहौजी के द्वारा एक चेरी कहा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। और सभी बच्चों ने जितने भी आंसर दिए थे उनके सभी के ज़्यादातर सही आंसर थे। और बाकी आप लोगों से बता दें कि स्टैटिक जीके खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ होता है वीडियो का हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इन वीडियोस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं और संडे को स्पेशल मॉक भी देना चाहते हैं एनटीपीसी का, तो आप लोग हमारे ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ऐप पे एनटीपीसी के लिए स्पेशल मॉक और टॉपिक वाइज मॉक और टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो होता है वो आप एनटीपीसी के लिए स्पेशली दे सकते हैं। आरआरबी सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एनटीपीसी से संबंधित जितना भी कंटेंट है वो शो हो जाएगा। तो डाउनलोड करके रजिस्टर करके और आप लोग इन फ्री टेस्टों का फ़ायदा ज़रूर लें आप लोग। और बाकी आप लोग ये अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है, अगर इनको ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे जॉब रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा 20K का जो टारगेट है वो जल्द ही पूर्ण हो। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले मॉक में।